हेलो तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बच्चे। तो सैटरडे आप लोगों की क्लास थी सर्च एंड इंडिसेस की, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाई। एनीवे उसे कर लेंगे भाई। वो सैटरडे कुछ कारणवश नहीं हो पाई थी आपकी क्लास। अब उस क्लास को 2 ही दिन में हमें कंप्लीट करना था। संडे मेरे पास टाइम था, लेकिन ये था कि अगर मैं संडे में क्लास करूंगा तो संडे में खत्म नहीं हो पाती। उसके लिए कंटिन्यूअस 2 दिन चाहिए। यानी कि अगर संडे में क्लास करना था मुझे, तो फिर सैटरडे में भी क्लास होनी चाहिए थी। इस वजह से फिर संडे में भी नहीं हुई। एनीवे देखेंगे उसे बाद में। अभी अपना नया चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट लिया था 1 वीक 1 चैप्टर, और लास्ट वीक हमारा अलजेब्रा खत्म हो चुका है। और इस वीक हमने टारगेट किया है ट्रिग्नोमेट्री, और होपफुली के ट्रिग्नोमेट्री इस वीक हमारा फ्राइडे सैटरडे तक कंप्लीट भी हो जाए। क्योंकि अलजेब्रा की तरह ये भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। इसके शुरू में बस थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, शुरू के कॉन्सेप्ट। बाकी तो सब फॉर्मूला बेसिस चीजें चलती हैं। बस शुरू के कॉन्सेप्ट के व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, और क्या नेगेटिव पॉजिटिव साइन का रूल्स होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मे बी आज हमारी कंप्लीट क्लास बहुत बेसिक में जाए। उसके बाद एक बार बेसिक कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री में, तो फिर सारी चीजें फॉर्मूला बेस आपकी चलती रहेंगी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पूछा जाता है बच्चा एग्जाम में, क्यों नहीं पूछा जाता है। चलिए आते हैं। बड़ी आसान सी बात आपको मैं बताऊंगा भाई। आपका जो टॉपिक है उसका नाम है त्रिकोण, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। यानी कि यहां आप एक नाम देख पा रहे होंगे जिसका नाम है त्रिकोण। और त्रिकोण मतलब होता है कि जब हम 3 कोण के ऊपर काम करते हैं तो त्रिकोण यानी कि 3 कोण। और एक इंटरेस्टिंग बात और है, 3 कोण वाली तो बहुत सारी आकृति होती है, बहुत सारी 3 कोण वाली आकृति मतलब ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है हमारी कंप्लीटली बेस्ड होती है बच्चा ट्राइंगल के ऊपर, क्योंकि उसके नाम में छुपा हुआ है त्रिकोण, तो ट्राइंगल। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल ट्राइंगल है जिसके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी बेस्ड होती है। एक ही ट्राइंगल, ट्राइंगल तो बहुत सारे होते हैं भाई। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, आपका इक्विलेटरल हो गया, उसके बाद आपका समद्विबाहु हो गया, आइसोसेलेस हो गया, उसके बाद आपका विषम बाहु हो गया, है ना। तो बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है केवल एक ही ट्राइंगल के ऊपर बेस होती है, जिसका नाम है बच्चा समकोण त्रिभुज। क्या नाम है जिसका? जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। यानी कि हिंदी में तो समकोण कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही सारी प्रॉपर्टीज की बेस होती है। अब हम आगे चलते हैं भाई। ये आपका 3 कोण वाली आकृति होगी, एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। और मैंने कहा समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। एक एंगल क्या होगा? एक एंगल हमारा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का होगा। इतनी बात भी चलो क्लियर है, 90 डिग्री का। अब बाकी आपको एक बात बड़े गौर से आप समझेंगे अगर नहीं पता है कि किसी भी ट्राइंगल, चाहे मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं, किसी भी ट्राइंगल की बात करूं, हमेशा याद रखना तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, अगर मैं इसको थीटा लेता हूं, सपोज मैं इसको अल्फा लेता हूं, तो हमेशा याद रखना अल्फा प्लस थीटा प्लस ये वाला 90 डिग्री जो हमने लिया है, ये तीनों मिलकर कितने डिग्री के बराबर होने चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, किसी भी त्रिकोण के, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री को हो जाएगा। चलो इतनी बात भी आपको समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं यहां पर। ये अब आपको समझ में आ गया कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। भाई सपोज मैं एक एंगल यहां पे लेता हूं थीटा, कोई एंगल मैंने यहां पर लिया थीटा। अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। बड़े गौर से पेन को साइड में रख दो। अगले आधे घंटे आपको पेन छूना भी नहीं है, बस समझना है जो सामने स्क्रीन पे चल रहा है। यहां अगर आप समझ गए, मैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन करा के ट्रिग्नोमेट्री एंड कर देता, लेकिन मैं बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं। एक बार पढ़ लिया
बहुत मजा आपको सवाल करने में आएगा। भाई मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री एंगल है, ये इसका एक एंगल मैं मान लेता हूं, क्या मैं मान लेता हूं इसको थीटा। अब जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, हमेशा याद रखना थीटा कोई भी एंगल आप मान रहे हो, चाहे ये एंगल मान लो चाहे ये एंगल मान लो। भाई अगर मैं ये एंगल मानूंगा तो इसके सामने वाली साइड ये हो गई, मैंने ये एंगल माना तो इसके सामने वाली साइड ये हो गई। तो जो एंगल मैंने थीटा माना उसके सामने वाली साइड को हमेशा बोलते हैं बच्चे लंब। क्या बोलते हैं? लंब, यानी कि एल, और शॉर्ट फॉर्म में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको शॉर्ट फॉर्म में पी बोलते हैं। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म पी और हिंदी में शॉर्ट फॉर्म एल, लंब। जो एंगल के सामने वाली, जिस भी एंगल को आप मान रहे हो उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, उसके बिल्कुल सटी हुई भुजा, उसके सटी हुई भुजा होगी आधार। क्या होगी बच्चा? आधार, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ए बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी, शॉर्ट फॉर्म में बी। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, हमेशा याद रखना, जो 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको बोलते हैं बच्चे कर्ण। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्ण, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में के बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में के बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? एच। ठीक है, तो तीनों साइड आपको समझ में आ गई कि जो भी एंगल आप ले रहे हो उस एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा बोला जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, दूसरे जो बराबर वाली भुजा उस एंगल के उसको बोला जाएगा आधार यानी कि बेस, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है हमेशा उसको बोला जाएगा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। और एक पाइथागोरस नाम के बड़े ही महान साइंटिस्ट रहे थे, मैथमेटिशियन रहे थे, उनकी एक थ्योरम थी पाइथागोरस थ्योरम, जिसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम दी थी, और वो राइट एंगल ट्रायंगल की ही थ्योरम थी। वो राइट एंगल की ही थ्योरम थी कि भैया उनके उनके अकॉर्डिंग पाइथागोरस बाबा ने क्या बोला था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमेशा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हो और उसमें बेस का स्क्वायर जोड़ देते हो तो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। बच्चे ये बात आप ध्यान रखना, ये पाइथागोरस बाबा का कहना था कि भैया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी आपके समकोण त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होगा उसका वर्ग करके, आधार का वर्ग करके दोनों को जोड़ोगे, वो हमेशा आपको हाइपोटेनस यानी कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर मिलेगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, जिसको क्या कहते हैं? लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा, लार्जेस्ट साइड। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लार्जेस्ट साइड, तो हमेशा याद रखना वो आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो लार्जेस्ट साइड होती है बच्चे, वो आपका कर्ण यानी कि आपका हाइपोटेनस होती है। बाकी दो तो कोई भी बड़ी कोई भी छोटी हो सकती है, लेकिन एक सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी। ठीक है भैया, तो ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का बड़ा बेसिक सा पार्ट। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री से कैसे जोड़ा गया? भाई क्वेश्चन आता है ना कि सर चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसको ट्रिग्नोमेट्री से कैसे जोड़ा गया? अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज हैं जिनको कुछ नाम दिया गया बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज हैं जिनको कुछ नाम दिया गया। मैं लिखता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको आप क्या कह सकते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात जिसको आप बोल सकते हो। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे रिलेट हुए? बच्चे ये एंगल आपका 90 डिग्री है, आप मान लो इस एंगल की बात कर रहे हो, ठीक था, तो ये आपका लंब हो जाएगा या फिर इंग्लिश में परपेंडिकुलर, ये आपका आधार हो जाएगा या फिर इंग्लिश में बेस, ये आपका कर्ण हो जाएगा या फिर इंग्लिश में हाइपोटेनस। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे तो आप याद रखेंगे लंब, आधार, कर्ण, और इंग्लिश वाले बच्चे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे क्या क्या होते हैं मैं उनको लिखता हूं। भाई सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है हमारा साइन। क्या आता है? साइन। उसके बाद आता है कॉस, और उसके बाद आता है टेन। उसके बाद क्या आता है? टेन।
मेनली हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तीन। सबसे पहला कौन सा है? साइन। ये रेशियो, ये नाम है, ये जैसे मेरा नाम दीपक है, आपका नाम कुछ होगा, तो ये नाम है कि ये क्या है सर, ये कहां से आया, कैसे, ये नाम है। ये है आपका साइन, ये है कॉस और ये है आपका टेन। हालांकि इसका नाम साइन, इस SIN, इसका नाम होता है कोसेंट, इसका नाम टेंजेंट, मतलब अलग अलग नाम है, लेकिन आप केवल साइन, कॉस और टेन के नाम से ही इनको समझेंगे। अब साइन, कॉस, टेन तो मैंने लिखा, तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, तो बच्चे इसको मैं कहूंगा साइन थीटा, क्योंकि मैंने इस एंगल को थीटा माना। इसको मैं कहूंगा कॉस थीटा और इसको मैं कहूंगा टेन थीटा। यानी कि मुझे इसी एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉस की निकालनी है और टेन की निकालनी है। अब साइन का मतलब क्या होता है बच्चे? साइन का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, या फिर इंग्लिश में मैं कहूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये आपको याद करना है। अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, या फिर इंग्लिश में कहूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। भाई कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस या फिर आधार बटा कर्ण, ठीक है। और अगर मैं टेन की बात करूंगा तो टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, या फिर मैं कहूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या कहेंगे बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो, इतनी बात भी आपको समझ में आई। तो तीन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन। साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन का मतलब है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दरअसल जो टेन होता है ना, जो टेन होता है, हमेशा याद रखना, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि साइन को कॉस से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको टेन मिल जाएगा। अब जैसे यहां पे साइन थीटा क्या है हमारे पास? लंब बटे कर्ण, और हमारे पास कॉस कितना है? आधार बटे कर्ण। अब आप देखो, कर्ण से कर्ण कट गया, बचा क्या? लंब बटे आधार। क्या हमारा टेन थीटा वही आया था? बिल्कुल वही आया था। तो टेन को हमेशा आपने याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे दो ही होते हैं, साइन और कॉस। बाकी सब तो इन्हीं से बनते हैं। बाकी सब जितने भी आप कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो और भी वो सुने, हमने कोसेक भी सुना, हमने सेक भी सुना, हमने कॉट भी सुना। अरे रुको तो सही भाई, वो इन्हीं की ही प्रजाति हैं, इन्हीं के ही वो वंशज हैं। बेसिकली आपके दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक साइन और एक कॉस, जिनको आपने याद करना है। शुरू में जब ट्रिग्नोमेट्री बनी थी तो केवल दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके बने थे, उसके बाद टेन बन गया इन दोनों को डिवाइड करके, साइन बटा कॉस यानी कि लंब बटा आधार। अब जैसे ही टेन बना तो अगले तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे और तैयार हो गए। क्या थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? मैं ये सब यहां से बच्चे रफ कर रहा हूं, ठीक है। इनकी कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए, फिलहाल के लिए, क्योंकि पीछे हम इनका डिस्कशन कर चुके हैं। अब तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े। अब भैया जैसे आपने देखा कि साइन थीटा आपका क्या होता है? आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन का उल्टा भी होता है, एक होता है साइन का उल्टा, बिल्कुल साइन के अपोजिट चलेगा। साइन थीटा कहेगा दिन तो वो कहेगा रात है भैया। साइन थीटा कहेगा अगर पेन सीधा खड़ा है तो वो कहेगा पेन उल्टा खड़ा है, यानी कि जस्ट साइन के अपोजिट चलेगा। जो साइन ने कह दिया ना यस, तो वो कहेगा नो, उसे मतलब नहीं है, उसे मतलब है साइन से। साइन ने कहा भाई साहब आप समझदार इंसान हो, तो वो कहेगा नहीं आप बेवकूफ इंसान हो, जस्ट इसका उल्टा। और उसको नाम दिया गया क्या? कोसेक। क्या नाम दिया गया? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या नाम दिया गया उसको? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ने बोला कि भैया साइन जो भी तू कहेगा मैं उसका उल्टा चलूंगा, मैं उसका उल्टा चलूंगा। अगर साइन ने बोला है लंब बटे कर्ण तो कोसेक कहेगा कर्ण बटे लंब, या फिर इंग्लिश में अगर साइन ने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो कोसेक कहेगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका उल्टा। अब साइन का उल्टा तो मिल गया, साइन का उल्टा तो मिल गया, तो भैया फिर कॉस का उल्टा भी मिलना चाहिए था। कॉस का भी तो कोई ऐसा बंदा होगा जो कहेगा कॉस अगर तुम सही हो, कॉस कहेगा कि मैं सही हूं तो वो कहेगा नहीं तुम गलत हो। कॉस कहेगा दिन हो रहा है, नहीं वो कहेगा रात हो रही है, जस्ट इसका उल्टा। और उसको नाम दिया गया बच्चा क्या? सेक थीटा। क्या नाम दिया गया? सेक थीटा। सेक थीटा ने बोला कॉस थीटा अगर कहता है आधार बटे कर्ण तो सेक थीटा कहेगा कर्ण बटे आधार। इंग्लिश में अगर कॉस कहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस तो सेक कहेगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है।
ऐसे ही भैया फिर टेन वाला कहाँ रुकने वाला था, उसने कहा भैया हमारा भी उल्टा होगा एक, यानी कि वो कहेगा कि हमारा उल्टा होगा और उसका नाम है कॉट थीटा। क्या नाम है उसका? नाम है कॉट थीटा। अगर टेन ने बोला लंब बटे आधार तो कॉट कहेगा आधार बटे लंब। इंग्लिश में अगर टेन कहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कॉट कहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेसिकली आपको ये तीन याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये तीन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो याद करने की जरूरत है ये तीन। कहीं भी सवाल में अगर ये इनमें से तीन में से आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका उल्टा है, तुरंत वैल्यू रखकर आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब इनको याद कैसे करना है सर? आपने ये तो कह दिया कि इन्हें याद करना है, लेकिन इनको याद कैसे करना है अब बताता हूं मैं इनकी ट्रिक आपको। ट्रिक क्या होती है बच्चा? ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक तो मजा आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छे तरीके से। अब इनको ट्रिक याद करने की ट्रिक क्या है कि भैया साइन, कॉस और टेन, ये मैंने यहां पे लिखा। हिंदी वाले बच्चों ने याद किया है लाल बटे कक्का, LAL बटे के और ए। आपको नाम याद क्या करना है हिंदी वाले बच्चों को? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये आपको याद रखना है। लाल बटे कक्का, ये आपने 10वीं क्लास में याद किया भी होगा, सुनवाया मास्टर ने आपको याद भी करवाया होगा कि लाल बटे कक्का, यानी कि LAL लाल बटे के ए कक्का, यानी कि साइन का मतलब है L बटा के, कॉस का मतलब है A बटा के और टेन का मतलब है L बटा ए। इतनी तो चीज क्लियर है। इंग्लिश वाले बच्चों ने भी अपनी कोई ट्रिक बनाई फिर। भाई जब हिंदी वालों ने ट्रिक बनाई तो इंग्लिश वाले कहां पीछे रहने वाले थे? उन्होंने बोला पी 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 एच और बी। उनकी ट्रिक का क्या नाम था? पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, या फिर एक और थी पंडित बजरी प्रसाद। आप कुछ भी याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा या फिर पंडित बजरी प्रसाद। और अगर आप पाकिस्तान से याद करना चाह रहे हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा तो आप कहोगे हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। और इंग्लिश वाले बच्चों ने एक चीज और ऐड कर दी, पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि साइन कॉस टेन। उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी कि पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि साइन कॉस टेन। ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है और ये टेन की वैल्यू है। आप कुछ भी याद कर सकते हो, हालांकि ये चीज आपको याद होने में ज्यादा परेशानी होगी नहीं। तो चलो ये तो हो गई इसकी ट्रिक। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब साइन कॉस टेन की, भैया थीटा की तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। भाई सपोज अगर मैं यहां पर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये थीटा है, सपोज ये 90 डिग्री है। अब ऐसे तो थीटा की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है भाई, दुनिया भर की वैल्यू हो सकती है, 10 20 30 50 100 150, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यस और नो बोलो। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो थीटा की कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन हम एक टेबल पढ़ते हैं, उस टेबल में कुछ फिक्स वैल्यू है। समझना आप मेरी बात, उस टेबल में कुछ फिक्स वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा और कोई वैल्यूज होंगी, उनके लिए हम क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश अलग से पढ़ेंगे। वो मैं चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रिलेटरल कह रहा, चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आज आपको बहुत बेसिक वैल्यूज के ऊपर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वाड्रेंट के ऊपर भाई 720 साइन 720 डिग्री, कॉस 1080 डिग्री, माइनस का 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये सब क्वाड्रेंट के ऊपर यानी कि चतुर्थांश के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हम कल कंप्लीट क्लास इसी के ऊपर रहेगी। आज की क्लास क्या है कि थीटा की कुछ फिक्स वैल्यू है जिन्हें आपने याद करना है, टेबल के रूप में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब वो वैल्यू क्या है भाई? थीटा की वैल्यू जो आपको अभी बेसिकली याद करनी है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और उसके बाद में 90 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज हैं थीटा की जिनकी आपको साइन की वैल्यू याद करनी है, कॉस की, टेन की, सेक, कोसेक, कॉट, सबकी वैल्यू याद आपको होनी चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, सबकी वैल्यू को याद होनी चाहिए? हम साइन कॉस और टेन की वैल्यू को याद करेंगे, बाकी कोसेक सेक और कॉट तो इनका उल्टा होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका तो काम ही आधा हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये कुछ 4 आपकी फिक्स वैल्यू है जिन्हें आपने शुरू में याद करना है। आज के लिए इतना ही आपका काम है।
चलो अभी आपको केवल यहीं तक की वैल्यू को देखना है बचा, 90 डिग्री तक की वैल्यू को। मैं इसको छुपा ही देता हूं आपको, आगे तक की वैल्यू आपने देखनी ही नहीं है। आपका काम है कि भैया 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60 और 90। अच्छा 60 नहीं लिखा था मैंने वहां, ठीक है लिख दो 60 लिख दो यहाँ पर, ठीक है 0, 30, 45, 60 और 90। अब यहाँ पर अगर मैं कहूंगा साइन 0 की वैल्यू कितनी है भाई, अगर मैं आपसे कहूंगा बच्चा कि साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री का पार्ट है, अगर मैं कहूंगा साइन 0 की वैल्यू तो आप कह देंगे सर साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा साइन 30 की वैल्यू कितनी है भाई, साइन 30 की वैल्यू आप कहेंगे सर वो है 1/2, वो कितनी है 1/2। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा बच्चे जरा बताना साइन 45 डिग्री, आप कहेंगे सर 1/√2। ये आपको याद होनी चाहिए भैया, बिल्कुल ऐसे याद होनी चाहिए जैसे परसेंटेज के फ्रैक्शंस को आपने याद किया था कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है आपका 1। साइन 90 कितना होता है आपका 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही कॉस, कि कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है, कॉस 30 डिग्री आपका √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री आपका 1/√2। देखो साइन 45 कॉस 45 सेम है, साइन 45 की डिग्री कॉस 45 के बराबर है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद करनी है। उसके बाद कॉस 60 आपका 1/2 और कॉस 90 आपका 0। अभी केवल इन दोनों पे ध्यान दो, अभी मैं आगे 10 पे नहीं गया हूं, अभी मैं केवल इन दोनों की बात कर रहा हूं। अब इनमें एक सिमिलरिटी देखो इसमें और बताओ मुझे क्या वो सिमिलरिटी है। साइन और कॉस की बात करेंगे अभी। मूलों का योग, मूल गुणनफल, अरे भैया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में पढ़ेंगे ना, द्विघात समीकरण। अरे नहीं कौन सी चीज, कहां की ईंट कहां का रोड़ा उठा के ले आते हो तुम भी यार, जो पढ़ रहा है उस पर ध्यान देना नहीं है तुम्हें। ये नहीं कराया जी, वो नहीं कराया जी, भाग रहा हूं मैं आज ही। बताओ मैं हिमालय चला जा रहा हूं, मैंने कह दिया कि आज की लास्ट क्लास है तुम्हारी, जो पढ़ रहा है उसे पढ़ लो यार, ऐसे क्यों बोलते हो तुम। हाँ देखो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब यहाँ आप एक चीज देखो, जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है, जो साइन 45 की वैल्यू है वो साइन कॉस 45 की सेम है, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू है, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की। यानी कि साइन की वैल्यू गई ऐसे और सेम वैल्यू वापस पलट के आ गई कॉस के पास, सेम वैल्यू वापस पलट के आ गई कॉस के पास। यानी कि इनको थोड़ा सा याद करने का तरीका ऐसे है कि आप साइन 30 की वैल्यू याद करो। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है सर 1/2। और घुमाकर दिमाग में सोच लो कि ये cos 60 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये घूम के cos 60 आया होगा। साइन 30 की वैल्यू cos 60 की होगी। अगर मैं आपसे कहूं साइन 0, आप कहेंगे साइन 0 सर 0 होता है। अब आप सोचोगे सर जो साइन 0 है ये cos 90 होगा, बिल्कुल लास्ट वाला। अगर मैं आपसे कहूं साइन 45, आप कहोगे सर 1/√2, तो cos 45 के बराबर होता है 1/√2। अगर मैं कहूं साइन 60 √3/2, सर ये cos 30 के बराबर होगा, उल्टा होगा। 30 60 उल्टे हैं, 30 60 उल्टे हैं, 0 90 उल्टे हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आपने याद, या तो फिर आप इन दोनों को अलग अलग भी याद कर लो। मैं तो जस्ट एक आपको रिलेशन बता रहा हूं ताकि आप जब इनको याद करो ना तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो, जस्ट इनका रिलेशन। अब tan के बारे में मैंने आपको क्या बताया भैया, जब मैं आपको tan थीटा पढ़ा रहा था तो मैंने tan के बारे में आपको क्या बोला कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बटा cos थीटा होता है। क्या होता है बच्चा, sin थीटा बटा cos थीटा। यानी कि sin की वैल्यू को cos से विभाजित कर दो, आपको tan मिल जाएगा, आपको tan मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 0 को 1 से भाग करोगे, भाई साइन कितना है 0, 0 को 1 से भाग करोगे तो हमेशा आपको 0 मिलेगा। और अगर आप 1 को 0 से भाग करोगे तो आपको नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, दरअसल इसको इनफाइनाइट नहीं, इसको नॉट डिफाइंड बोला जाता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट का मतलब तो होता है कि यार अनंत वैल्यू है, यानी कि कुछ अनंत में जाके इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, एक उम्मीद है, एक होप है। और नॉट डिफाइंड का मतलब है डिफाइन नहीं की जा सकती, नॉट टू बी कैलकुलेटेड। तो अगर आप 0 को 1 से भाग करोगे तो हमेशा 0 मिलेगा, और 1 को 0 से भाग करोगे तो हमेशा आपको नॉट डिफाइंड मिलेगा, यानी कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं 10 की बात करूंगा बच्चे, यहां देखना, आप जरा गौर करना कि आपने 0 को 1 से भाग किया तो 0 मिल गया, आपने 1/2 को √3/2 से भाग किया तो 2 से 2 कट गया, क्या मिला 1/√3। देखो ये रहा, आपको टेबल याद करना सिखा रहा हूं मैं, 1/√3। आगे बढ़ो, आपने 1/√2 को 1/√2 से भाग किया, पूरा पूरा कट गया, क्या मिला 1, यानी कि tan 45 कितना मिला 1।
आपने √3/2 को 1/2 से भाग दिया, 2 से 2 कट गया, √3/1 या फिर √3, बात सही है। आप अगर 1 को 0 से भाग करते हो तो हमेशा याद रखना आपका आंसर आएगा बच्चा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। तो साइन कॉस टेन आपके बिल्कुल क्लियर हो गए, साइन कॉस टेन बिल्कुल क्लियर हो गए। आपको इन तीनों की वैल्यूज तो बच्चे याद करनी चाहिए, मेरे हिसाब से आपको याद करनी चाहिए। अलग अलग भी याद करोगे तो भी कोई बुराई नहीं है कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90, ये आपको याद रहनी चाहिए वैल्यूज। इसके बाद जो आई इन्हें आप थोड़ा सा हल्के में ले सकते हो। कि बात अगर मैं करूंगा कॉट की, तो कॉट का मतलब होता है टेन का उल्टा। यानी कि अगर मैं बच्चा आपसे बोलूं कि भैया जरा मुझे बताना कॉट थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/tan थीटा, टेन का उल्टा। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan। यानी कि अगर मैं कॉट 0 की बात करूंगा तो tan 0 कितना है? 0, तो 1/0 हो जाएगा। भाई कॉट 0 कितना हो जाएगा? tan का उल्टा, tan का उल्टा यानी कि 1/0, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। अगर मैं कहूंगा tan 30 1/√3 है, तो कॉट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, उल्टा कर दो, √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। tan 45 आपका 1 है, तो कॉट 45 भी 1 ही होगा, 1/1। tan 60 आपका √3 है, तो कॉट कितना हो जाएगा? उल्टा कर दो, 1/√3 हो जाएगा। और tan 90 अगर इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड है तो उल्टा करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है भाई, आप इसका उल्टा करो, आप इसका उल्टा करो तो 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही अगर आप कहोगे कि सर सेक क्या होता है, भाई सेक होता है आपका कॉस का उल्टा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं सेक थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/cos थीटा होता है। जो भी कॉस की वैल्यू है, जो भी कॉस की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। सपोज अगर मैं कहूंगा सेक cos 0 1 होता है, तो सेक 0 कितना हो जाएगा? उल्टा करेंगे तो 1 ही मिलेगा। यस। अगर cos 30 आपका √3/2 है, cos 30, तो उल्टा करेंगे क्या मिलेगा? 2/√3। देखो ये रहा 2/√3। अगर मैं आपसे कहूंगा tan 45 आपका 1/√2 है, उल्टा कर दो, √2/1, देखो ये रहा। अगर मैं कहूंगा tan 60 आपका 1/2 है, उल्टा कर दो, 2/1, देखो ये रहा। अगर मैं कहूंगा ये 0 है, उल्टा कर दो, 1/0, देखो नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे ही जब आप सेक के पास जाओगे बच्चे, जब आप जाओगे कोसेक के पास, तो कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। क्या होता है? 1/sin थीटा। यानी कि जब आप कोसेक की वैल्यू निकालोगे भाई, तो जो भी वैल्यू आपको साइन की दे रखी है, जस्ट उनका उल्टा कर दो। क्या करो? जस्ट उनका उल्टा। कि भैया अगर मैं साइन 0 कह रहा हूं, तो 0 का उल्टा 1/0, नॉट डिफाइंड, ये रहा कोसेक के केस में। 1/2 का उल्टा 2, ये रहा। 1/√2 का उल्टा √2 होता है, ये रहा। √3/2 का उल्टा 2/√3, ये रहा। और 1 का उल्टा 1, ये रहा। तो पूरा का पूरा टेबल आपको पढ़ना आ गया है। अब देखो मैं ये टेबल देकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन आपको लगता है कि यार ये क्या वैल्यूज है, इन्हें कैसे याद करें। लेकिन अब आपको ये टेबल समझ में आ गई और आपको एक तरीका पता चल गया कि किस तरीके से हमें याद करना है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, कुछ सवाल देता हूं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं इसी टेबल के ऊपर। ठीक है, कल हम 90 डिग्री से ऊपर चलेंगे। अभी आज मेरा काम है 0 से 90 तक की वैल्यू आपको पढ़ाना। कल हम 90 से ऊपर चलेंगे, 90 से ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि 0 से 30। सर जरूरी थोड़ी है सर, हमसे 15 की वैल्यू भी तो पूछ सकता है, 15 डिग्री की। सर हमसे 45 डिग्री के, हमसे 50 डिग्री की वैल्यू भी तो पूछ सकता है। सर हमसे 75 डिग्री की वैल्यू, वो हम चलेंगे फिर तीसरी क्लास में। जस्ट एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने जमाया हुआ है, आपके हर सवालों का जवाब आने वाली क्लासों में मिल जाएगा। तो आपका काम है जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, बस उस तरीके से आप पढ़ते रहो। अब मैं चलता हूं आपको सवालों के पास लेकर। तो बच्चा पहला टाइप आपके सामने है और पहला क्वेश्चन ये रहा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा देखेंगे बच्चे और मुझे बताएंगे इसका जवाब। सभी लोग बताइए भाई। क्वेश्चन है साइन 60 गुणा कॉस 60 का मान बताओ। भाई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चा? आपको पता होना चाहिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। इस तरीके से आपको याद रहनी चाहिए कि साइन 60 आपका √3/2 और कॉस 60 जो होता है ये साइन 30 के बराबर होता है। कॉस 60 यानी कि साइन 30 के बराबर।
और साइन 30 कितना है 1/2, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि आपका जवाब आ गया √3/4। और ये देखो 2021 में पूछा गया है भाई, मैं अपने पास से बना के नहीं लाया हूं सवाल को, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। मैंने आपको जब अलजेब्रा पढ़ा रहा था तो फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि एडवांस मैथ अपने आप में बहुत डीप है, बहुत बेहतरीन सवाल बन सकते हैं, बनते भी हैं एग्जाम में। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर रेलवे की बात करूं, चाहे एनटीपीसी, चाहे आपका एएलपी, चाहे आपका ग्रुप डी, तो बहुत बेसिक सवाल पूछे गए हैं। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड मैंने उठाकर देखा है, हर बार बेसिक सवाल पूछता है, तो आगे भी बेसिक पूछेगा। ऐसा नहीं है कि धरती पलट जाएगी आगे आने वाले समय में, आगे भी बेसिक ही पूछेगा। तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एडवांस मैथ में जितना मैं करा रहा हूं उसे भी अगर सीरियसली कर लेंगे तो एक सिंगल सवाल आपका एडवांस मैथ का नहीं रुकेगा। आगे बढ़ते हैं, जरा इस पे आएंगे बच्चे। देखो जल्दी से बताओ इसका जवाब। ये 15 डिग्री 75, ये सब बच्चे थर्ड क्लास का काम है। सेकंड कल की क्लास में हम क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, चतुर्थांश। थर्ड क्लास में फिर 15 75, ये जो बीच बीच की वैल्यूज है ना, फिर आगे चलेंगे। कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो साइन थीटा गुणा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। भाई साइन थीटा यानी कि साइन 30 और कॉस थीटा यानी कि कॉस 30। कॉस 30 तो साइन 30 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2, यानी कि साइन 60 का उल्टा, सॉरी साइन 60 के जैसा। तो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 के बराबर होगा। मैं तो ये कहूंगा आप इन्हें अलग अलग भी याद करो कि साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। अगेन इसकी वैल्यू √3/4 आ गई। कितनी आ गई √3/4। आगे चलो, ये सवाल बताइए जरा। आंसू की माला पे सिमरू है उनका नाम, माला कह रहा है यदि अल्फा बराबर 30 डिग्री है तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस 2 अल्फा कॉस 60 1/2 साइन ए कॉस बी साइन 60, हाँ साइन 60 हो जाएगा ना √3/2। देखो आप अल्फा बराबर 30 डिग्री यहां रखो तो 2 गुणा साइन 30 गुणा कॉस 30, तो 2 गुणा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चा 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 गया, ये आ गया √3/2। ये आज टेबल के ऊपर जो क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में वो मैं करा रहा हूं आपको। ये बताइए, ये मत कहना कि सब बस इतना ही है क्या ट्रिग्नोमेट्री, आज तो पहली क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री पूरे हफ्ते चलेगा तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें ट्रिग्नोमेट्री में, इतना ही नहीं है, ये तो जस्ट शुरुआत है। x साइन 45 बराबर y कोसेक 30, x²/y² क्या होगा बोलो भाई। साइन 45 क्या होता है 1/√2 और कोसेक 30। अब आप देखो यहां, अब जो कोसेक 30 है वो किसका उल्टा है, कोसेक किसका उल्टा होता है बोलो, साइन का उल्टा। तो आप जानते हैं कि साइन 30 कितना है 1/2 होता है, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, कोसेक 30 हो जाएगा उल्टा 2/1 यानी कि 2। तो ये कोसेक 30 कितना हो गया भाई, साइन 30 का उल्टा यानी कि 2। बोलो यस, हाँ कि नहीं। अब आप क्या करोगे, अब आप y को तो इसके नीचे ले आओ और √3 को उधर ले जाओ, तो x/y कितना हो जाएगा 2√3 है ना, √3 उधर चला गया, y जो है इसके नीचे आ गया, y जो है इसके नीचे आ गया। अब आपको x/y तक नहीं रुकना है, आपको x²/y² बताना है। तो x²/y² कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया, ये आ गया 12। अरे 1/√2 है ना ये, सॉरी 1/√2, साइन 45 है ना, कॉस 45 के बराबर है 1/√2, 1/√2। √3 क्यों लिखा जा रहा है बार बार, ये 1/√2। तो 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर 2 यानी कि 8, और 8 को आप क्या कह सकते हो, 8 को आप कह सकते हो 2 का क्यूब। क्या कह सकते हो बच्चा, 2 का क्यूब। भाई साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये गलती से लिख गया, माई मिस्टेक, आपकी नहीं मेरी गलती है इस बार।
तो 1/√2, अब ये √2 उधर चला गया, 22 के नीचे आ गया, तो 2√2, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, और 8 को आप कह सकते हो 2 का क्यूब। क्या बोल सकते हो? 2 का क्यूब। आगे चलो, ये सवाल देखिए जरा। सर आपकी बुक का नाम क्या है? मैं बुक वगैरह नहीं निकालता भैया, यही तो प्रॉब्लम है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। बुक लिखने के लिए बहुत समय चाहिए। राहुल सर की आई हुई है, राहुल देवते सर की, आप वो ले सकते हो। बहुत टाइम चाहिए यार बुक में, मतलब ऐसा नहीं है हवाबाजी में बुक लिखी जाए। मैं देख रहा हूँ मार्केट में बहुत सारी बुक आ रही है, बहुत सारे लोग बुक निकाल रहे हैं हवाबाजी में, ऐसे ही मोटी मोटी बुक है, कम पैसे में दे रहे हैं ताकि बच्चा ले ले। तो आप क्वालिटी सर्च करो, क्वांटिटी से अच्छा है मैं कहूंगा क्वालिटी सर्च करो, क्योंकि आपकी जेब से अगर 50 रुपए भी जा रहा है ना, कभी भी आप कोई भी चीज सस्ते के चक्कर में अगर आप ले ना, तो ये सोचना कि जो एक 50 रुपए की भी चीज मुझे मिल रही है ना सस्ती, ये 50 रुपए कैसे कैसे, अगर आप खुद कमाने वाले हो तो कैसे कैसे मैंने कमाए होंगे, और अगर आपके घर में मम्मी पापा कमाने वाले हैं तो कैसे कैसे उन्होंने ये 50 रुपए कमाए होंगे, जिनको आप कोई सस्ते के चक्कर में उठा रहे हो। तो हमेशा क्वालिटी ढूंढो, क्वांटिटी से अच्छा है। आप अगर 10 रुपए भी जब तक आप कमाओगे नहीं ना, तो आपको 2 रुपए खर्च करते भी जोर पड़ना चाहिए बच्चा। यस, आपको ये सोचना चाहिए कि जो मैं 2 रुपए खर्च कर रहा हूं, जब तक आप बेरोजगार हो और आप 2 रुपए भी खर्च कर रहे हो, तो हमेशा ये सोचना कि ये मेरे पैसे नहीं है, कि किसी ने मुझे मेरे काम में लाने के लिए दिए हैं और मैं इन्हें गलत काम में खर्च नहीं कर सकता हूं। जब तक आप खुद का नहीं कमा लोगे तब तक आपको यही सोचना है। तो sin 30 प्लस cos 30 माइनस 10 45। अब नहीं, राहुल सर की बहुत अच्छी बुक है, मैंने देखा है ना, राहुल सर ने बहुत समय दिया है बुक को, बहुत समय दिया है बच्चा। वो ऑफिस में बहुत सारी एनालिसिस की है उन्होंने बुक के ऊपर, तो अच्छी बुक आप वो रेफर कर सकते हो। देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है बच्चा 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 10 45 तो 1 होता है भाई, चाहे 10 45 का हूं चाहे cot 45 का हूं, 1 ही होता है। यस, अब आप क्या करो, आप बेस बराबर है, पहले इन दोनों को जोड़ लो, पहले इन दोनों को ही जोड़ लो, बेस बराबर है, तो √3 प्लस 1/2 हो जाएगा और -1। अब आप घटाओ, तो √3 प्लस 1 और 2 एकम 2 यानी कि -2 बटा 2, तो क्या हो जाएगा √3 और 1 में से 2 जाएगा माइनस का 1 बटा 2, √3 माइनस 1/2 कितना आएगा? √3 माइनस 1/2। आगे चले, चलो आगे। नहीं है भाई समय मेरे पास यार। अब देखो मेरा रूटीन आप जानते हैं, सभी लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। आपकी क्लास के बाद फिर जो है एक और क्लास होती है मेरी 11 से 12, फिर 12 बजे नहा धो के भागे ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ 5-6 बजे, थोड़ा सा फैमिली टाइम भी होता है, खा पी के थोड़ा सी आपकी अगले दिन की क्लास तैयार करके सो जाता हूँ। ऐसे ही रूटीन है यार, कहाँ इसमें टाइम है। sin 30 गुणा sin 60 बटे cos 60 गुणा cos 30 माइनस 10 45। सोचना इसके बारे में, सोचना इसके बारे में। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो sin 30 की वैल्यू है, जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 के बराबर है, और जो sin 60 की वैल्यू है वो cos 30 के बराबर है। क्या ये बात आप समझ गए थे जब मैं आपको टेबल पढ़ा रहा था कि जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 के बराबर है? तो इस तरीके से तो sin 30 cos 60 से कट जाएगा भाई, इस तरीके से तो sin 30 की वैल्यू भी 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 करके काटो, या फिर यही समझ जाओ कि जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू है, तो sin 30 cos 60 से कट जाएगा। अब sin 60 है और cos 30 है, और sin 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। आपको वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको एक बेसिक सा फंडा क्लियर होना चाहिए कि sin 30 की वैल्यू cos 60 के बराबर और sin 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर, तो ये कट गया, 1 बचा। 1 माइनस 10 45 1 होता है, और कितना आ गया? 0 आ गया। कुछ वैल्यू आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे बढ़ो, इसको करो। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई cot स्क्वायर, 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो cot 60 कितना होता है? आपको पता होना चाहिए कि cot 60 tan 60 का उल्टा होता है।
अब tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है √3, होता है कि नहीं? tan 60 √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा? 1/√3। यस, तो 2 गुणा 1/√3 का स्क्वायर और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुणा 1/√3 होता है 1/3, 2 गुणा 1/3 बटे 1 माइनस 1/3, तो ये कितना हो गया? 2/3, और 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3, 2/3 से 2/3 गया, आंसर 1 आ गया। कितना आ गया? 1। बोलो 1 आया कि नहीं? आगे चले? वेरी गुड, इसे करिए फिर। sin 30 बटे 1 प्लस cos 30 प्लस 1 प्लस cos 30 बटा sin 30। आप वैल्यू रखने से पहले एक बार इनकी क्रॉस क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देख लेना, एक बार इनकी क्रॉस क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देख लेना भैया। कैसे? इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन 30 गुणा साइन 30, साइन स्क्वायर 30, और 1 प्लस कॉस 30 और 1 प्लस कॉस 30 हो जाएगा 1 प्लस कॉस 30 का स्क्वायर बटे साइन 30 गुणा 1 प्लस कॉस 30। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो 30 डिग्री की वैल्यू रख दो, आप चाहो तो और थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो, है ना, और आगे बढ़ सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, तो a स्क्वायर भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 30, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 1 गुणा cos 30 बटे साइन 30 और 1 प्लस cos 30। ठीक है, इस तरीके से आपने किया। अब हालांकि एक चीज है जो हम फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, क्या फॉर्मूला है वो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होगा, यानी कि साइन स्क्वायर की कोई भी वैल्यू और वही वैल्यू कॉस स्क्वायर की है, अगर आप दोनों को जोड़ देते हो तो वो 1 के बराबर मिलेगा हमेशा। ये अभी के लिए आप यहां याद कर लो, आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्या मिलेगा आपको? 1 मिल जाएगा। और ये क्या मिलेगा? 1। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस 30 बटे साइन 30 और 1 प्लस कॉस 30। अभी देखते हैं ना आप, तो 1 और 1 कितना हो गया? मिलकर 2 हो गया भाई, एक और एक मिलकर क्या हो गया? 2, और 2 आप ले लो कॉमन। अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो ये 1 प्लस 1 मिलकर क्या हो गया? 2, और 2 कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस कॉस 30 बचेगा। भाई देखो 1 प्लस 1 2, और 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन आ गया, यहां से ये कॉमन आ गया, तो 1 प्लस आपका कॉस 30। ऐसे समझो 2 प्लस 2 कॉस 30 है। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस 30 ही तो बचेगा, तो वही तो मैंने किया वहां पर। और नीचे क्या है? साइन 30 और 1 प्लस कॉस 30। अब ये आपस में कट गया, ये साइन ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 कोसेक 30। भाई आप ऐसे देखो, 1 प्लस कॉस 30 से 1 प्लस कॉस 30 कट गया। अब ये साइन 30 नीचे था, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि साइन है नीचे और कोसेक, सॉरी कॉस कह रहा हूं, तो साइन है नीचे, ऊपर जाएगा तो कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। और कोसेक 30 क्या होता है? साइन 30 का उल्टा, यानी कि 2 दूनी 4। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4 आपका बिल्कुल सही मिलेगा। कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, तो 2 2 जा 4 आपका सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, दोबारा खुद से करके देखना इसको, दोबारा इसे खुद से करके देखना। ये नया फॉर्मूला है, अभी फिलहाल के लिए आप इसे ऐसे याद कर लो, हम इसे आगे पढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं बच्चा।
आप लगाना इसमें दिमाग, वैल्यू वगैरह रख के, और भी क्या हो सकता है। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। और चलिए, इस वीक हमारा टारगेट है कि ट्रिग्नोमेट्री एंड हो जाएगा सैटरडे तक बहुत आराम से। मैंने कहा ना शुरू की 1-2 क्लास बेसिक्स चलेंगे, फिर बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड आपका चलता रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपने कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।